अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं को हल करते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति उन्हें रोकते हैं। बिल्कुल सही। और आज हम बात कर रहे हैं इसी रोकथाम की कोशिश की, मतलब जापान की बदलती रक्षा रणनीति और वायु शक्ति पर। हाँ, और खास तौर पर डिफेंस ऑफ जापान 2025 व्हाइट पेपर के संदर्भ में। जी, ये विषय क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए बहुत अहम है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जो लोग वैश्विक मामलों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी। सही कहा। हमारा मकसद है जापान के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं और उनकी जो रणनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें जरा बारीकी से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। ये व्हाइट पेपर एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। इसके मुताबिक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े संघर्ष के खतरे का सामना कर रही है। बाप रे, मतलब स्थिति वाकई चिंताजनक बताई जा रही है। हाँ, और जापान के लिए तो खास चिंता का सबब है चीन, रूस और उत्तर कोरिया। तीनों ही पड़ोसी और तीनों से ही तनाव। बिल्कुल। चीन को तो सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में, खासकर ताइवान के आसपास उनकी सैन्य मौजूदगी और गतिविधियां बढ़ रही हैं। हाँ, वो हवा, समुंदर, जमीन, पानी, हर तरह की क्षमता बढ़ा रहे हैं। ताइवान की घेराबंदी तक की आशंका है। और ये भी देखिए कि पिछले 3 सालों में दक्षिण पश्चिमी जापान के पास योनागुनी द्वीप के पास चीनी युद्धपोतों की आवाजाही 3 गुना बढ़ गई है। 3 गुना। हाँ, और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। इसका असर ये हो रहा है कि प्रशांत क्षेत्र में जो सैन्य संतुलन है वो तेजी से चीन के पक्ष में झुक रहा है, खासकर ताइवान के मामले में। अच्छा। और यही जापान की बढ़ती चिंता का आप कह सकते हैं मूल कारण है। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय तो इस रिपोर्ट को खैर चीन खतरा फैलाने वाला प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर रहा है। वो तो अपेक्षित था, लेकिन साथ ही रूस और चीन मिलकर जापान के नजदीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं, जैसे बॉम्बर उड़ाना, नौसैनिक गश्त, जिसे जापान सीधे तौर पर अपने खिलाफ शक्ति प्रदर्शन मान रहा है। हाँ। और उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, वो तो एक लगातार बना हुआ गंभीर खतरा है ही। तो ये तो हुई खतरे की पूरी तस्वीर। अब सवाल ये है कि जापान इसका जवाब कैसे दे रहा है, क्या कर रहा है जापान? इसका जवाब हमें मिलता है दिसंबर 2022 में आई जापान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी एनएसएस में। ये दशकों पुरानी रक्षा नीति से एक बड़ा बदलाव है। मतलब ज्यादा सक्रिय भूमिका की तरफ जा रहे हैं वो। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 9 जो युद्ध का त्याग करता है, उसके बावजूद ये बदलाव आ रहा है। लक्ष्य है 2027 तक रक्षा बजट को जीडीपी का 2% करना। हाँ, जो पहले सिर्फ 1% तक सीमित था। ये बड़ा कदम है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ बजट बढ़ाना ही नहीं है, इसमें काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमला करने की क्षमता विकसित करना भी शामिल है। काउंटर स्ट्राइक, जरा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब आसान शब्दों में कहें तो दुश्मन के हमला करने से पहले या तुरंत बाद उसी के ठिकानों पर उसकी सीमा के अंदर जाकर हमला करने की काबिलियत हासिल करना, ये पहले जापान की नीति नहीं थी। अच्छा, ये तो सचमुच बड़ा बदलाव है। 2025 का रक्षा बजट ही देख लीजिए, रिकॉर्ड 8.7 ट्रिलियन येन यानी करीब $51 बिलियन, पिछले साल से 9.4% ज्यादा। हाँ, और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा ये भी साफ है। प्राथमिकता है स्टैंड ऑफ मिसाइलें। स्टैंड ऑफ मिसाइलें? हाँ, यानी ऐसी मिसाइलें जिन्हें दुश्मन की मारक रेंज से बाहर रहकर दागा जा सके, जैसे उनकी अपनी टाइप 12 मिसाइलें हैं और अमेरिका से वो टॉमाहॉक मिसाइलें भी ले रहे हैं, जैसम-यार भी। और क्या क्या है लिस्ट में? देखिए, हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल, मतलब बहुत तेज रफ्तार वाली मिसाइलें, उन्नत ड्रोन जैसे MQ-9B सी गार्डियन, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान तो हैं ही, और एक मजबूत एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली, इस पर भी जोर है। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि दशकों तक वो अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, तो जापान की अपनी सैन्य क्षमता अभी भी आप कह सकते हैं बन रही है, विकसित हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। जापान की आत्मरक्षा बल JSDF में भी बदलाव दिख रहे हैं। उन्होंने 2016 में ही एक एम्फीबियस रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड बनाई थी, जो जमीन और पानी दोनों पर तेजी से तैनात हो सकती है। हाँ, और वो अपने इजुमो श्रेणी के जो बड़े जहाज हैं उनको F-35B लड़ाकू विमान उतारने लायक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार। जी हाँ, पहली बार। और अगर हम जापान वायु आत्मरक्षा बल JSADF की बात करें तो वो जापान की हवाई सुरक्षा की रीढ़ है। करीब 50,000 कर्मी हैं और लगभग 750 विमान। इनमें से करीब 320 तो लड़ाकू विमान ही हैं। और इनके बेड़े में मुख्य रूप से F-15 जेट्स हैं,
जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ में अमेरिका से लिए गए F-35A और F-35B विमान भी शामिल हो रहे हैं। लगभग 100 विमान लेने की योजना है। ये F-35 कितने अहम है? ये बहुत अहम है, खासतौर पर चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए। जैसे उनके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर हैं, H-6 के बॉम्बर हैं, विमान वाहक पोत हैं। इनका मुकाबला करने के लिए F-35 और F-15 का अपग्रेड जरूरी है। अच्छा। और एक बात और, चीनी विमानों को रोकने के लिए JSDF को साल में लगभग 700 बार अपने विमानों को स्क्रैम्बल करना पड़ता है, मतलब तुरंत उड़ाना पड़ता है। इससे खासकर पुराने F-15 पर काफी दबाव पड़ रहा है। 700 बार? बाप रे! भविष्य के लिए क्या योजनाएं? क्या कोई नया विमान बना रहे हैं? हाँ, भविष्य के लिए जापान, ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। उम्मीद है ये 2035 तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हवाई निगरानी के लिए AWAC विमान, E-2 हॉकाई, परिवहन विमान, ईंधन भरने वाले विमान और ड्रोन, ये सभी JSDF का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जापान अपनी ताकत तो बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अकेले काफी है? और यहीं पर अमेरिका जापान गठबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये गठबंधन जॉइंट डिटेरेंस यानी साझा रोकथाम के लिए बहुत अहम है। मतलब दोनों देश मिलकर किसी संभावित हमलावर को ये दिखाते हैं कि हमला करना महंगा पड़ेगा। सही कहा। जापान में करीब 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और योकोता, कडेना, मिसावा जैसे बड़े अमेरिकी एयरबेस हैं, जहां F-16, F-15, F-35 और यहां तक कि F-22 रैप्टर जैसे सबसे उन्नत विमान भी तैनात रहते हैं या आते जाते रहते हैं। हाँ, ये मौजूदगी जरूरी है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चीन की सेना PLA बहुत विशाल है। उनका रक्षा बजट जापान के बढ़ते बजट से भी कहीं ज्यादा है, लगभग $277 बिलियन। ओहो। और ताइवान पर अगर कोई संघर्ष होता है तो उसमें अमेरिका और जापान किस हद तक शामिल होंगे, इसे लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए जापान के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका के साथ तालमेल मजबूत करना बहुत जरूरी है, और नाटो देशों के साथ सैन्य उपकरणों में समानता रखना भी, ये भी मददगार हो सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर रीसप्लाई या मदद मिल सके। यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए है, जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। जापान का जो ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ रहा है, मतलब युद्ध का त्याग करने वाला संविधान, उसे देखते हुए उसका ये जो तेजी से सैन्य बदलाव हो रहा है, ये कितना टिकाऊ साबित होगा, कितना सस्टेनेबल है, और क्या इस क्षेत्र में इसके कुछ अनप्रत्याशित, मतलब अनइंटेंडेड परिणाम भी हो सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जापान एक बड़े रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। बढ़ते क्षेत्रीय खतरों के जवाब में वो अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, नई और ज्यादा आक्रामक सैन्य क्षमताएं विकसित कर रहा है, और अमेरिका के साथ अपने दशकों पुराने गठबंधन को और मजबूत कर रहा है। हाँ, ये एक नई दिशा है जापान के लिए। और UPSC उम्मीदवारों और वैश्विक मामलों पर नजर रखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और इनकी दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप जापान के इस कदम से सहमत हैं? आपको क्या लगता है, इसका भविष्य क्या होगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके विचार जानना चाहेंगे। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस बातचीत को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी गहरी चर्चाओं से जुड़े रह सकें।